नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के चौपाल कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम कृषि पर आधारित कार्यक्रम है और हमारे कार्यक्रम में हमारे विषय विशेषज्ञ आपको समय समय पर कृषि संबंधी जानकारी देते रहते हैं और इन जानकारियों का लाभ लेकर हमारे किसान भाई खेती में एक अच्छा मुनाफा और अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो जी हाँ, आइए आपको परिचय करवाते हैं आज के हमारे विषय से। तो आज का हमारा विषय है कृषि में समसामयिक कार्य व दलहनी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी, कृषि विशेषज्ञ ग्वालियर से हैं। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ सफल कृषक भी मौजूद हैं। अशोक कुमार मारंड जी भोपाल से ही हैं और हमारे अगले कृषक भाई हैं भोजराज सूर्यवंशी जी। आप दोनों ही कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी बखूबी कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर साहब से हमारा पहला प्रश्न यही है कि वर्तमान समय में हमें कृषि में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने चाहिए? समसामयिक कार्य कृषि के लिए बहुत आवश्यक है। विभिन्न तरह की तकनीकी माध्यम से कई योजनाएं, कई सारी बातें किसानों तक पहुंचती हैं। समसामयिक कार्य करने से फसल में रोग का प्रकोप बहुत कम मात्रा में हो जाता है। गर्मियों में गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई करने से जो मृदा के अंदर रोग के अवशेष होते हैं वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार भी समाप्त हो जाते हैं और मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो भी अधिक मात्रा में बढ़ती है। और बीज को बोने से पहले रेजिस्टेंस वैरायटी का हमको यूज करना चाहिए। देखने में आता है किसान लोग 5 साल पहले 10 साल पहले रेजिस्टेंस वैरायटी निकली है उनका यूज करते हैं। तो मेरा उनसे कहना है कि वर्तमान में लेटेस्ट में जो रेजिस्टेंस वैरायटी निकली हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित होते हैं, उनके माध्यम से पता लगाकर नज़दीकी अपने जो दुकान रहती हैं बीज की, वहाँ पर पूछकर उनका उपयोग करना चाहिए हमको। और बीज को बोने से पहले बीजोपचार बीज का हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम फसल को रोग से बचा पाएंगे और उत्पादन अधिक मात्रा में ले पाएंगे। बीटाबैक्स जो दवाई होती है उसको 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से हम यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल में रोग का प्रभाव बहुत कम मात्रा में होगा। ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई करने से भूमि के अंदर उपस्थित क्रमकोश तथा हानिकारक रोगों के कारण जो फसल को हानि होती है वो सारे हानिकारक जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नीम की खली 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर अथवा मूंगफली की खली 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की अंतिम जुताई तक प्रयोग करना चाहिए। कीट एवं रोग अवरोधी किस्मों के बारे में मैं बताया है, जैसे नरेंद्र अरहर 1, 2, मालवी चमत्कार, पूसा 2002, मालवी विकास, पूसा 9, आशा इत्यादि किस्मों का हमको यूज करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बीटाबैक्स के माध्यम से बीज को उपचारित करके बोना चाहिए, उसी प्रकार से एक अन्य बीजोपचार के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर जो बहुत अच्छा है, 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। अरहर की बुवाई मेड़ पर करनी चाहिए जिससे तना विकलन की समस्या से निजात पाया जा सके, खेत में जल भराव ना हो, रोगग्रस्त पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दें। बाजरे की ऊंची लाख वाली प्रजाति को अरहर के साथ उगाने से चिड़िया उन पर बैठकर कीटों के प्राकृतिक रूप से नियंत्रण कर पाती हैं। ऐसी कई सारी बातें इनका हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से फसल में रोग का प्रकोप बिल्कुल नहीं होगा और फसल से हम अधिक मात्रा में उत्पादन ले पाएंगे। जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर ने कि किस प्रकार से हम जो है समसामयिक कार्य कर सकते हैं और उनका लाभ जो है किसान भाई ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न सर से यह है कि जैसा कि दलहनी फसलें प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होती हैं, तो उनका हमारे जीवन पर क्या महत्व है? दलहनी फसलें एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। जैसा कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कई तरह की बीमारियां आज के समय में लोगों को ग्रसित कर रही हैं। दलहनी फसलों में प्रोटीन एक
प्रमुख अंश होता है जिसके जो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। इसी के अतिरिक्त इसमें रेशा, विटामिन, खनिज लवण जैसे लोह, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक आदि पाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। दलहनी फसलों में रेशे की मात्रा अधिक होती है जिससे मनुष्य का पाचन तंत्र अच्छा रहता है। दलहनी फसलें जैसे भूमि को आच्छादन प्रदान करती हैं जिससे भूमि का कटाव नाइट्रोजन को अपनी जड़ों में स्थिर करके मृदा उर्वरता को बढ़ाती हैं। दलहनी फसलों को उपयोग करने से राइजोबियम वेक्टर जो होता है उसके माध्यम से जो मृदा की उर्वरा शक्ति होती है उससे बढ़ती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपनी जड़ों में स्थिर करके मृदा उर्वरता को बढ़ाती है। विश्व में दलहन की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है, इसलिए दलहन का उपयोग करेंगे तो दलहन के उपयोग करने से हमको एक तो अधिक मात्रा में हमको पैसा भी प्राप्त होता है जी। और जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो भी हमने बताया कि राइजोबियम वेक्टर है उसके माध्यम से हमको हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है। और कई सारे तरह के फायदे हैं। रेशे की मात्रा अधिक होती है, विटामिन अधिक होते हैं, खनिज लवण अधिक होते हैं, प्रोटीन इत्यादि मात्रा अधिक होने के कारण से यह हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और इससे उत्पादन के माध्यम से किसान लोगों को और हम सब लोगों को जी। अधिक मात्रा में आय भी प्राप्त होती है। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी कि दलहनी फसलों का हमारे जीवन पे कितना महत्व है, क्योंकि ये हमारे शाकाहार का एक प्रमुख हिस्सा है और हमारी भोजन की थाली का भी। तो दलहनी फसलें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारे जो किसान भाई हैं अशोक जी, आप वर्तमान में आपने कौन सी फसलें लगाई हैं? जी, अभी हमने गेहूं बोए थे, इसके बाद में गेहूं कटाई हुई है, अब ये मूंग बुआई होगी। तो किसी भी फसल को लेने से पूर्व क्या आप मिट्टी परीक्षण करवाते हैं? जी बिल्कुल, मिट्टी परीक्षण करवाना जरूरी है क्योंकि उससे मिट्टी की गुणवत्ता का पता चल जाता है कि उसमें कितनी मात्रा में बीज, खाद और कौन सी फसल उसमें अच्छी पैदावार दे सकती है। तो मिट्टी परीक्षण के साथ आप बीजोपचार भी करवाते हैं? जी बिल्कुल, बीज उपचार भी जरूरी है ताकि अब हमारा बीज वेस्ट ना जाए, खराब ना जाए, एक एक दाना किसान का उगे। जी, तो सेम सवाल आपसे भी है कि क्या आप भी अपने अभी वर्तमान में आप जो है वर्तमान में आप किस तरह से जो है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं? भाई वर्तमान में तो क्या है कि सबसे पहले तो खेतों की गहरी जुताई होना चाहिए। जी। जैसे अगर आपने गहरी जुताई कर ली तो खेत की मिट्टी अंकुरित होने है, उसमें कीटाणु रहित खरपतवार सब नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे कि हमारे किसान भाई अशोक महाराज जी ने बतलाया कि उनको बीज उपचार अंकुरित करना चाहिए। जी। ये तो इससे क्या है कि पौधा अच्छा अंकुरित होगा और जब वो अच्छा होगा तो अच्छे फसल देगा हैं। जैसे वर्तमान में मैंने अभी मूंग लगा रखे हैं और भिंडी के लिए मैं अभी क्यारी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ हैं। तो मेरा एक बीघा के करीब मैं भिंडी लगाने की मतलब लगाऊंगा जी। और वो अच्छी क्वालिटी का बीज भी मैं लाया हूँ तो और उसको लगाएंगे, अच्छी फसल होगी। आपको क्या लगता है सर कि हमें कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो तो हमें क्या क्या उपाय जो है करने चाहिए? भाई देखिए, कृषक के लिए तो अगर कृषक है तो उसको साथ में पशुपालन भी करना चाहिए। जी। तो जब पशुपालन करेगा तो कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक होते हैं। जी। हैं तो कृषक अगर कृषि वैज्ञानिक या दवाई या औषधियों के भरोसे रहेगा तो उसको ज़्यादा लागत लगेगी। अगर वो अपना साथ उस कृषि के साथ पशुपालन करेगा तो उससे उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप किस तरह से पशुपालन करते हैं और नई तकनीकों का क्या आप उपयोग करते हैं पशुपालन भाई में? पशुपालन में तो जैसे कि जो पास में डॉक्टर है, जैसे पशु हॉस्पिटल है, उन डॉक्टर से हम परिचित है, उन लोगों से हम सलाह मशवरा करते रहते हैं, पशुओं को चेक वगैरह करवाते रहते हैं। समय समय पे उनको अगर जानवर बीमार है या कोई भी अपना हमारी नज़र में अगर ये कमज़ोर है तो डॉक्टर से सलाह लेकर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनको समय समय पे जी उनकी देख रेख करते हैं। जी। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अब हमारा सवाल डॉक्टर साहब से है कि डॉक्टर साहब, जैसा कि ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है
तो ऐसे में जो है हमें हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ग्रीष्मकालीन समय में जैसे हमने देखा अभी सरसों की कटाई होने के पश्चात, जैसे जी। बताया उन्होंने कि मूंग की खेती अभी की जा सकती है और कई किसान कर भी रहे हैं। तो मैंने पहले बताया था ग्रीष्मकालीन समय में भी जब हम किसी बीज को बोते हैं, बोने से पहले जो समसामयिक कार्य हैं उनको हम करेंगे तो निश्चित रूप से जो रोगों का प्रकोप कम होगा, कीटों का प्रकोप कम होगा। अमूमन लोग अनजान के कारण से ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। जी। रेजिस्टेंस वैरायटी को यूज करें, गहरी जुताई करें, बीज की एक मात्रा होती है उसका ठीक प्रकार से उपयोग करें कि माना कि बीज की मात्रा 2 किलोग्राम के हिसाब से बोया नहीं है किसी खेत में, लेकिन कई बार क्या होता है मतलब पता नहीं होने के कारण से बीज को अधिक मात्रा में वो यूज करते हैं, वो भी नुकसानदायक है। एक उचित मात्रा किसी से, चाहे कीटनाशक हो, चाहे बीज की मात्रा हो या रोगनाशी की मात्रा हो, उचित मात्रा यदि हम यूज करेंगे तो हमको अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त होगा। सर, दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों में लगने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं? दलहनी फसलों में कई सारे तरह के रोग लगते हैं, लेकिन उकटा रोग एक प्रमुख रोग है जो दलहनी फसलों का एक प्रमुख रोग है। इसके अलावा तना विगलन रोग हुआ, पीला चित्रबट रोग हुआ, पड़दाक रोग, पड़िया कुंचन रोग, रुक्ष रोग, इस प्रकार के रोग दलहनी फसलों के प्रमुख रोग हैं। इसमें उकटा रोग अधिक मात्रा में इस समय प्रमुख रोग दलहनी फसलों का है इसमें। जी। तो सर, किसी किसान भाई को कैसे पता लगे कि उसके जो खेत में जो फसल लगी है उसमें कौन सा रोग लगा है? एक्चुअल में जब अपन खेत में जाते हैं तो खेत में जो प्लांट होता है ना, प्लांट की जो आकृति होती है, रोग के कारण से सीधा सा उत्पादन कम होता है, ये तो बात की प्रोसेस है। लेकिन खेत में जाते ही जब किसान खेत में पहुंचता है तो खेत में जाते ही जो प्लांट होता है, प्लांट की जो स्थिति होती है वही बता देती है कि इसमें रोग का अटैक हो चुका है, ऊपरी सतह। फिर भी हमको अगर कई तरह के रोग ऐसे होते हैं जो इंटरनली होते हैं, दिखते नहीं है, बाद में उपज पर सीधा प्रभाव पड़ता है, तो हमको 10-15 दिन, अगर कोई किसी प्लांट में रोग नहीं दिख रहा है तो फिर भी हमको 10-15, 20-25 दिन के अंदर अपने नज़दीकी जो केंद्र होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हुए या कोई कृषि कॉलेज है या आसपास कोई किसी के विशेषज्ञ हैं, उनको लाके उनके साथ में भी हमको खेत का भ्रमण करना चाहिए। जी। मतलब किसान को तो प्रतिदिन जाना ही चाहिए खेत पे, और जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं उनको 10-15 दिन के अंदर जाकर, चाहे उर्वरक की मात्रा हो, चाहे आपका कीटनाशक के बारे में बात करना हो या वो कुछ हो, या कोई ऐसी इंटरनली बीमारी हो, डिसीज हो, उसके बारे में हम अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से हमको फ़ायदा होगा। अब अभी आपने क्वेश्चन किया था कि उत्पादन कैसे प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया और किसी खेत में अगर रोग का प्रकोप हो गया तो हमारा समय भी खराब होगा, दवाइयाँ लाएंगे उसका पैसा भी वेस्टेज होगा, और आवश्यक नहीं है उस दवाई के माध्यम से 100% बीमारी समाप्त हो पाए। जी। यदि हम समसामयिक के माध्यम से पहले ही इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से प्लांट पे रोग का प्रभाव नहीं होगा और हम उत्पादन अधिक मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने कि अगर हम रोग का पहले ही पता लगा लेंगे या पहले ही बीजोपचार या मिट्टी परीक्षण करवा लिया जाए तो किसी हद तक हम रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सवाल अशोक जी से है कि जैसा कि जायद की फसलों का समय चल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे जायद की फसल का समय चल रहा है, अभी हमने उसमें गिलकी, लौकी, करेला आदि जी। फसलें लगाई हैं और जिनका उत्पादन अच्छा है। जी, तो इसी के साथ सर भोजराज जी हाँ जी। आपसे सवाल है हाँ जी। कि आज का जो युवा है वो पढ़ लिख कर जो है वो खेती किसानी की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आज का जो युवा है कृषि की तरफ अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। उसको क्या है कि ऑलरेडी वो इतना बुद्धिजीवी है कि एक जो पुराने किसान होते थे वो अशिक्षित होते थे, उनको इतना नॉलेज नहीं होता था, और आज का युवा किसान है, शिक्षित है, हैं, हर दवाइयों के बारे में, हर व्यक्तियों के, अच्छे डॉक्टरों के बारे में, अच्छे विशेषज्ञ के बारे में मिलजुल या बातचीत सलाह करके वो करेगा तो उनको अच्छा बेनिफिट होगा या अच्छा उत्पादन करेगा। तो किसान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि किसी विशेषज्ञ के द्वारा उसको गाइड्स करना जी। है, ताकि उसका कृषक का मनोबल भी बढ़े और कृषक उससे रूबरू होकर अच्छी पैदावार करें।
जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो और मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करने जी, हैं। बिल्कुल आप कर तो सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं थोड़ी जानकारी लेना चाह रहा था पशुपालन के बारे में, कि जैसे कि हमारे हिसाब से तो हमारे स्तर से तो हम पशुपालन की देखरेख कर रहे हैं, अच्छी खिलाई कर रहे हैं, अच्छे दूध है, बाकी जैसे कि उसके बावजूद भी दूध में अगर पशु नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए? पशुपालन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं, हम्म, जैसे कोई पशु है, हाँ जी, उसको पानी पीना है, माना कि प्यास उसको 11 बजे लगी, 11 बजे पानी देते हैं, और वही पानी हमने उसको 12 बजे दिया, उसको अपने भूसा खिला रहे हैं। भूसे का भी वो अपने टाइम से मैंने आपसे बताया ना अभी कि उचित मात्रा उचित समय पर, पानी का टाइम 11 बजे का है तो 11 बजे हमको पानी देना है। ठीक। हमको भूसा देना है, माना कि 9 बजे हमने भूसा खिलाया है तो 9 बजे उसको हमको भूसा खिला दिया। टाइमली हम उसको ध्यान रखेंगे, और उसके लिए भी वही बात है कि अपन जैसे पशु हैं तो कम से कम हर 1-2 घंटे में, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पशु बंधे हुए हैं वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मतलब 24 आवर्स वहाँ रहे। अगर वहाँ से कोई जाता भी है तो दूसरा आदमी अल्टरनेट रूप से उसके यहाँ रहे, तब पशुपालन ठीक मात्रा में हो पाता है। ठीक ठीक। जैसे मैंने बताया कि किसी विशेषज्ञ को खेत पर 10-15 दिन के अंतराल से हमको लाके उसको चेकअप करवाना चाहिए। उसी प्रकार से नज़दीकी जो वेटनरी हॉस्पिटल है या वेटनरी डॉक्टर हैं, उनको अपन को हाँ जी। 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 माह के अंतराल से हाँ, अपन सोचते हैं कि हमारा पशु सही है, कोई बीमारी नहीं है, क्या क्या मतलब उसको आवश्यक नहीं है, तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है, वो तो क्या और अपन जैसे घास ला रहे हैं, चारा ला रहे हैं, ऐसी बहुत सी बातें, जैसे कोई चारा वगैरह है तो प्रयास करें कि चारा हम उसको ये नहीं हम कहीं से चारा लेके आए, एक ट्रॉली में लेके आए, उस चारे को रख दिया हमने और 1 महीना तक रखा हुआ है। हम प्रयास करें उस चारे को, उनको ताज़ी चारा उनको खिलाएं, हाँ, तरोताजा खिला 24 लाए, घंटे के काट अंदर खिलाए, तो निश्चित 24 रूप से हम पशुपालन के माध्यम से जी। हम मतलब बहुत अच्छा लाभ ले पाएंगे, और वो तो हम कर ही रहे पशु बीमार भी नहीं होंगे। जी, अशोक जी, आपका भी कोई सवाल था, ठीक, ठीक। पूछ सकते हैं आप। जी, ये दलहन की जो फसलें हैं डॉक्टर साहब, इनमें क्या इल्ली का प्रकोप ज़्यादा रहता है, जी, तो इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? उपाय कुछ अगर देसी उपाय हो तो वो भी। और इल्ली के उपाय के लिए जैसे अभी एक दवाई है प्रोपोनिफास, 50 सीसी की मात्रा यूज करें, जी और उसके पहले भी इल्ली इसे अपन लगती है, अगर पहले अपन उसमें देखें इल्ली इनिशियली शुरुआती स्टेज में कम मात्रा में है, तो हम उसको इल्ली को वहाँ से हटाकर अपने हाथ के माध्यम से, कई तरह के औजार भी आते हैं उनके माध्यम से शुरुआती स्टेज में जी। है, शुरुआती स्टेज में है, हमने प्रोपोनिफास यूज किया तो इल्ली वही खत्म हो जाएगी। जी। इल्ली का प्रकोप भी अधिक मात्रा में हो गया, फिर अपन दवाई को यूज करते हैं तो इल्ली समाप्त हो पाएगी, लेकिन अपनी उपज पर प्रभाव पड़ेगा। शुरुआती स्टेज में ही अपन जैसे देखते रहेंगे कि इसमें कोई इस पर प्रभाव तो नहीं है, तो उस पर का प्रभाव उतना भी नहीं होगा और अपना उत्पादन भी ठीक होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर जी, तो अशोक जी से हमारा प्रश्न है जी। कि दलहनी फसलों की बात करें जी तो मृदा के स्वास्थ्य की दृष्टि से दलहनी फसलें लगाना कितना मतलब लाभकारी है? मिट्टी परीक्षण करके अगर अपन दलहनी फसलें बोते हैं तो उसमें अच्छा लाभ किसान ले सकता है। मिट्टी के लिए कितना उपयोगी है दलहनी फसलें लगाना? ये आज मिट्टी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है इससे। दलहनी फसल अगर अपन 1 साल उसको पलट जी। देते हैं या किसी फसल को बदल देते हैं तो उसकी उपजाऊ शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है जी। मिट्टी की। तो आप जो है पशुपालन का कार्य भी जो है करते हैं, तो उसमें आपको कितना लाभ होता है और आप ये किस प्रकार से करते हैं? कृषि के साथ पशुपालन कर रहा हूँ मैं और अच्छा लाभ अर्न कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है व्यवसाय। कृषि से हम खेती से हम हरा चारा गाय भैंसों के लिए उत्पादन करते हैं और गाय भैंसों से के मलमूत्र के जरिए जो खाद्य जैविक खाद बनाया जाता है जी। उससे किसान अच्छी उपज पैदा कर सकता है। तो गर्मियों के दिनों में जैसा कि छोटे पशु जो होते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं? उनको जहाँ तक हो सके या तो पेड़ की छांव में बांधते हैं या फिर कुछ या देसी जुगाड़ रहती है को टट्टी वगैरह बनाते हैं अपन, टाट की परछट्टी वगैरह, तो उससे उनको छांव में रखा जाता है। जी,
तो भोजराज जी, आपसे हमारा प्रश्न है हाँ जी। कि दलहनी फसलें जो हैं वो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसका क्या कारण है? भाई कीमतें तो ये तो क्या है कि मार्केट वैल्यू होती है कि वो कीमतें ज़्यादा होती कि कम होती है, ये होती जी। हैं। पर वो इसमें जैसे अपन दलहन फसल लगाते हैं हम्म, तो गर्मी के टाइम में है, वो मेरा ये मानना है कि सर्दी और बारिश में जो किसान मेहनत करे वो तो खैर करता ही है, मगर गर्मी में ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, जी। ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है। तो इसलिए किसान को या कृषक को अगर ज़्यादा उपज मिल जाए तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मसंतोष बढ़ जाता है कि चलो यार मेहनत अपन ने पसीना बहाया तो 2 पैसे ज़्यादा मिले। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो डॉक्टर साहब, आपसे हमारा प्रश्न है कि जैसा कि अभी मूंग की फसल का समय चल रहा है, तो इस समय राइजोबियम बैक्टीरिया, उसकी क्या भूमिका है मूंग की फसल के लिए? एक्चुअली में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसके माध्यम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जी। मतलब उसके कारण से जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है, और जो लाभदायक जो जीवाणु होते हैं उनका उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर ये मृदा के लिए बहुत फायदेमंद है। जी। तो थोड़ा सा हमें रोग प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताइए आप, दलहनी फसलों में खास तौर से। रोग प्रबंधन के लिए मैंने पहले बताया कि आपको सबसे अच्छा काम है कि रेजिस्टेंस वैरायटी को अपन यूज करें। जी। रेजिस्टेंस वैरायटी में कई तरह की वैरायटी डेवलप हुई हैं, जेजी 130, आरबीजी 20, आरबीजी 201, आरबीजी 204, आरबीजी 203, जेजी 14, पूसा 16, इन वैरायटी को यूज करें। और रोग प्रबंधन के लिए सीधी सी बात है जी। कि 2 बातें होती हैं कि किसी रोग को फसल में लगने के पश्चात हमने रोग का कंट्रोल किया जी। और किसी फसल को हमने रोग में लगने नहीं दिया। तो मैं दोनों में मानता हूं कि रोग की रोकथाम, रोग का उपचार। रोग का उपचार, अगर रोग की रोकथाम कर लेंगे तो रोग के उपचार की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। बीटाबैक्स 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को हमको इसमें बीज उपचार करके बीज को यूज करना चाहिए। कई तरह के किसान होते हैं, उनने आसपास के लोगों ने बोल दिया आपका बीज बहुत अच्छा है, फलाना ठिकाना है, इसमें इसको यूज नहीं करना है। तो लेकिन कई तरह की डिसीज आज के समय में होती हैं जो इंटरनली सीडबोर्न होती हैं। ऊपर से बीज आपको अच्छा दिखेगा, अंदर से उसमें कोई बीमारी है। जैसे आप बीज को बोएंगे, जो पैथोजेंस को एक फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल वातावरण मिलने के पश्चात वो बीमारी डेवलप हो जाएगी। जी। तो बीज को उपचार करके बोए हैं अपन, ग्रीष्मकालीन जुताई करें अपन, नीम की खली का उपयोग करें। जी। ऐसी कई सारी तरह के बातों का हम यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कोई खर्चा भी नहीं आना जाना। और बीमारी, मैं कहता हूँ, अगर हमने रोग का प्रबंधन ठीक प्रकार से कर लिया तो मैं 99 नहीं 100% बोल रहा हूँ कि रोग की रोकथाम बिल्कुल हो जाएगी, और जो उपज होती है वो हमको अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। जी। दोनों बातें होंगी, और हमारा अनावश्यक खर्चा भी नहीं होगा, समय बचेगा। जी। इसी रोग की रोकथाम के लिए जिन बातों, रोग के प्रबंधन के लिए बातें हैं, इनका हमको ध्यानपूर्वक इस पर ध्यान देना चाहिए। जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने कि अगर किसी रोग की हम पहले ही रोकथाम कर लें तो हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अशोक जी से हमारा प्रश्न है कि जो पशुपालन आप करते हैं तो उसे रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो किस तरह से हम उसे और मतलब लाभदायक बना सकते हैं पशुपालन को? जी, इसमें कुछ पशुपालन में ऐसे कि जो अपनी देसी गाय नस्लें, गिर वगैरह है, शंकर गाय है, ये अच्छी नस्ल है और दूध भी का उत्पादन भी अच्छा है और ये बीमारी भी कम होती है। जी। तो देसी गायों का किसान भाई पशुपालन कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी, आपसे भी हमारा यही सवाल है हाँ जी। भोजराज जी हाँ जी। कि पशुपालन को आप रोजगार की दृष्टि से किस प्रकार से देखते हैं? भाई रोजगार की दृष्टि से तो स्वाभाविक है कि हर कृषक की यही तमन्ना रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाऊँ। और अभी जैसे हमारे अशोक भाई ने बताया कि ये नस्ल की दूध देने में अच्छी उत्पादक है, तो इनकी बात से मैं सहमत हूँ। पर इसके साथ साथ क्या है कि कृषक को उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड रहता है। जी। अगर वो दिल से मेहनत करेगा,
तो अच्छा लाभ कमाएगा। तो उसके इसी के भी साथ अब क्योंकि समय अब समाप्ति की ओर है, तो वो- डॉक्टर साहब आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि किसान भाइयों को आप जाते जाते क्या टिप्स देना चाहेंगे? कई सारी तरह की बातें की मैंने, फिर बता रहा हूँ कि अपनी जो महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ, 4-5 बातें। एक तो सबसे पहली बात है कि अपन रोग से और कीट से फसल को बचाने के लिए सबसे पहले गहरी जुताई करें। जी इससे कई सारे तरह के फायदा हैं। खरपतवार का नियंत्रण होगा, रोग के अवशेष हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और मिट्टी पलटने से जो अपने जो खेत की उर्वरा शक्ति होती है वो भी उस पर इंक्रीज होती है, और कई सारे तरह के हानिकारक जो कारक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जी रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। आवश्यक नज़दीकी केंद्र जो रहते हैं वहाँ लेटेस्ट वैरायटी को से हम अपने सोचा कि अब इस साल ये वैरायटी रिलीज हुई है, हमने उसी को यूज किया, और पता लगा अभी 1-2 महीने के अंदर ही एक वैरायटी ऐसी लेटेस्ट रिलीज हुई है जो बहुत फ़ायदेमंद है, और उसकी कीमत उस वैरायटी से कम भी है। जी तो हम जो रेजिस्टेंस वैरायटी जो नज़दीकी केंद्र से पता लगाकर कौन सी वैरायटी अभी निकली है, जी बीज बोने से पहले उसका हम पता लगा के उस बीज को बोएं। जी तीसरा, बीजोपचार जो होता है बीटा बैग्स के माध्यम से, तो हर बीज को बीजोपचार करने के पश्चात ही हम उसको बोएं। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ जो सफल कृषक हैं अशोक जी, आप आए कार्यक्रम में, आपने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।